हमारा टॉपिक आने वाला है वो है आने वाला है आयन का टॉपिक, है ना। आयन क्या होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं हम। तो आयन के केस में सबसे बेसिक बात तो यही है, आयन के केस में सबसे पहली बात तो यह है धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। जाहिर सी बात है, इस बात पे कोई भी शंका नहीं है, जितने भी परमाणु बने होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। हालांकि बुक अभी बोलने से बच रही है क्योंकि अगले चैप्टर में बोलेगी ये चीज, है ना। उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और उस पर क्या होता है, आवेश होता है ना। दुनिया में सभी चीजों पर आवेश है, 100%। 100% सभी चीजों में आवेश है। क्यों? क्योंकि सभी चीजें परमाणुओं से मिलकर बनी हुई हैं, और परमाणु है तो वहां पर आवेश होंगे, है ना। तो धातु और अधातु सभी चीजों पर क्या होते हैं, आवेशित होते हैं। इन आवेशित कणों को क्या बोलते हैं, आयन बोला जाता है। इन आवेशित कणों को क्या बोला जाता है, आयन बोला जाता है। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है ना। इस पर आप ध्यान देंगे, नेट आवेश, रिजल्टेंट आवेश को बोलेंगे चार्ज, रिजल्टेंट चार्ज, है ना। तो नेट आवेश होता है। तो परमाणुओं के समूह क्या होता है, उस पर नेट आवेश होता है, मतलब उस पर धनायन भी होंगे और ऋणायन भी होंगे, धनायन होंगे और ऋणायन भी होंगे। और धनायन और ऋणायन के कारण से क्या हो जाएगा, धनायन और ऋणायन के कारण से उस पर जो है कुछ ना कुछ नेट चार्ज होगा। मतलब हो सकता है धनायन ज्यादा हो सकता है और ऋणायन ज्यादा हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उस पर धनायन भी हो सकते हैं और ऋणायन भी हो सकते हैं। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन बोलते हैं। इनको एनायन, यहाँ पर देखना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है यहाँ पर। ऋण आवेशित मतलब माइनस, माइनस को ऋणायन बोला जाता है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनायन। याद रखेंगे, यहाँ पर ऋणायन को क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। इंग्लिश में मेरे को तो समझ में ही नहीं आया था, एनायन और कैटायन में मेरे को 12th क्लास में भी समझ में नहीं आया था, है ना। इसलिए आपको अभी से बता रहा हूँ, ऋणायन को क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। तथा धनावेशित आयन को धनायन बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटायन। 12th क्लास की बुक में ये इनको ऋणायन और धनायन की जगह क्या लिख देते हैं, एनायन और कैटायन लिख देते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत अति, है ना, समझ में नहीं आता। ऋणायन को क्या बोलते हैं, एनायन, और धनायन को बोलते हैं कैटायन। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड को NaCl को लीजिए। इसमें धनात्मक सोडियम आयन Na+ है, और क्लोराइड पे Cl- आयन संगठन कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश होता है उनके बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है उनको बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। इसका क्वेश्चन भी आएगा एक, कि बहुपरमाणुक आयन किसको बोलते हैं। तो बहुपरमाणुक आयन किसको बोलते हैं, परमाणु का एक ऐसा समूह जिस पर नेट आवेश, रिजल्टेंट जो है वो आवेश, चार्ज जो है वो उपस्थित रहता है, उसको हम बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक बात करेंगे, है ना। आयन के बारे में और अधिक ज्यादा बात चैप्टर 4 में करने वाले हैं। कुछ आयनिक यौगिकों के नाम लिखे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है वो आयन के बारे में बात सही है, 4 चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लेकिन कैसे बनते हैं थोड़ी सी जानकारी तो बनती है बताने के लिए, लेकिन उसके लिए परमाणु मॉडल, चलो ठीक है। चौथे चैप्टर में ज्यादा देखेंगे अपन आयन के बारे में। यहाँ पर द्रव्यमान अनुपात आयन का भी दिया हुआ है, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप जो है इनके फॉर्मूले भी बना सकते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर दिया हुआ है। उसका जो है वो संघटन तत्व दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्सीजन, अनुपात दिया हुआ है 5:2। तो देखो आप, कैल्शियम भी दिया हुआ है आपको, वाली टेबल में भी दिया हुआ है कैल्शियम का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का भी दिया हुआ है। कैल्शियम सल्फाइड का अनुपात भी दिया हुआ है 3:4, और सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का भी दिया हुआ है 23:35 लिखा हुआ, अनुपात नहीं है, 35.5 है, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। तो द्रव्यमान अनुपात भी दिए हुए हैं, तो आप इससे फॉर्मूले बना सकते हो। आपको ऑलरेडी मैं एक क्वेश्चन दे चुका हूँ जिसमें आपको काय का बनाना है, अमोनिया का बनाना है, और ज्यादा बच्चे कर सकते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ही बनाइएगा फॉर्मूला, है ना। उसको बनाइएगा। अगर आप और ज्यादा करना चाहते हो तो इसमें से एक आध उठा लीजिएगा, है ना, जिसमें से काम का मुझे केवल कैल्शियम ऑक्साइड ही लग रहा है। तो एक काम करिएगा, आप कार्बन मोनोऑक्साइड मत करिएगा, दो करिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में अमोनिया। इन दोनों के जो है कल आपको फॉर्मूले बनाना है, मैंने तरीका बता दिया है कैसे बनाना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है रासायनिक सूत्र लिखना, है ना। रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, जैसे अभी बताया ना हमने, पानी का रासायनिक सूत्र H2O बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 बनाया। तो ये रासायनिक सूत्र लिखते कैसे हैं, और टफ, ये तो बहुत इजी यौगिकों के नाम थे।
टफ रासायनिक सूत्र कैसे लिख सकते हैं और कैसे लिखे जाते हैं, ये वाला टॉपिक जो है आपको बहुत काम आएगा आगे अगर आप लेने वाले हो मैथ साइंस तो, है ना। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, मतलब हमको रासायनिक सूत्र क्या दिखा देता है, उस यौगिक में कौन कौन से तत्व विद्यमान है, और तो और उस तत्व में कितनी मात्रा में विद्यमान है, उसके एटम कितने हैं वो भी हमको दिखा देता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीक चिन्ह और उनकी संयोजन क्षमता ज्ञात होना चाहिए। दो चीजें पता होना चाहिए हमको, किसी भी केमिकल का नाम लिखने के लिए हमें केवल दो चीजें पता होना चाहिए, उस केमिकल में कौन कौन से तत्व विद्यमान है और उन तत्वों की संयोजकता क्या है, बस ये पता होंगे तो जो है हम आसानी से उसको लिख सकते हैं। किसी तत्व की संयोजन शक्ति, अब हमको आज संयोजकता के बारे में बात करना है ना, संयोजकता जरूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व परमाणु के साथ किस प्रकार संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमको जो है वो एक टेबल दी हुई है, तो हम संयोजक, पहले तो हमको संयोजकता ज्ञात करना है, उसके बाद जो है वो हम इस संयोजकता को ज्ञात करने की विधि देखते हैं। पहले तो कि संयोजकता कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको पेन की स्क्रीन पर लेके जाता हूँ। संयोजकता के बारे में एक बात बोली हुई है कि संयोजकता किसी तत्व की, जैसे आप बोल सकते हैं ना, हाथ पकड़ने की क्षमता, है ना, तो क्या होती है वो देखते हैं। संयोजकता क्या होती है, देखो परमाणु का नाभिक कैसा होता है, बीच में जो है वो, इसको थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ मैं। ये वाली चीज जो है वो अगले चैप्टर की तरफ आगे बढ़ाएगी आपको, है ना, अगले चैप्टर के बारे में नॉलेज देगी। तो कोई भी परमाणु जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। हालांकि ये वाली जो मैंने रेखा बनाई है अंडाकार बनाई है, लेकिन ये फिक्स नहीं होती है इलेक्ट्रॉनों की, लेकिन अभी के लिए फिक्स करके रखते हैं अपन। बड़ी क्लास में आप देखोगे ये ऐसे नहीं घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, अलग कैसे भी 3D डायरेक्शन में घूमते हैं। ये 2D में बना रहा हूँ मैं, जो कि आगे जाके गलत हो जाएगा, है ना, लेकिन फिर भी अभी पढ़ाने के लिए जरूरी है समझाना। तो होता क्या है, परमाणु के बीच में क्या होते हैं, नाभिक में जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर ऋणावेश कोई आवेश नहीं होता। और आजू बाजू क्या घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, इसके चक्कर लगाते रहते हैं, लगातार नाभिक के चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। और ये जो आपको मैंने ये कक्षा ये बनाई हुई है ना, इनको बोलते हैं कक्षाएं, है ना। चौथे चैप्टर में और ज्यादा डीप में पढ़ेंगे इसको। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एक कक्षा में भरे हुए रहते हैं। पहली में 2 भरे रहते हैं, फिर 8, एक फॉर्मूला होता है जिसके तहत ये भरे जाते हैं। अभी कुछ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उस फॉर्मूले के लिए आपको, वो 2n² का फॉर्मूला होता है, उसको समझाऊंगा मैं आपको। ये ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो अब इसमें संयोजकता किसको बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं इसका जो अंतिम कोश होता है, ये वाला कोश जो है, इसमें अष्टक पूरा करने के लिए, क्या, अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक, अष्टक क्या होता है, अष्टक मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इस परमाणु को, ये पूरा परमाणु का मॉडल है, ये परमाणु किसी तत्व का, है ना, इस परमाणु को अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन देने की या जितने इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता होती है, उसे हम उस तत्व की संयोजकता बोलते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए अंतिम कोश में जो है वो केवल और केवल अंतिम केश में केवल और केवल 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको अपना अष्टक पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को लेने पर इसकी अष्टक पूरा हो जाएगा। इस 1 इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे हम इसकी संयोजकता, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। यदि मान लीजिए अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो 2 इसकी संयोजकता हो जाएगी। कई बार क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए अंतिम कोश में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही है, अभी तो कितने बोले, 6-7 बोले थे, अब केवल और केवल आखिरी कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब ये क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब इसके लिए यहाँ पर एक कंडीशन हो जाती है कि जरूरी नहीं है ये 6 इलेक्ट्रॉन ले, इसको 6 इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा ताकत लगेगी, उससे अच्छा है ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये त्याग दे, मतलब ये छोड़ दे। जैसे ही छोड़ देगा, इसका अंतिम कोश ये वाला बन जाएगा, जिसमें ऑलरेडी ये वाला अंदर वाला हो जाएगा, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है ना। इसलिए हम क्या बोलते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है या कुछ इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करता है, जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है संयोजकता पूरी करने के, अष्टक पूरा करने के लिए,
उतने ही इलेक्ट्रॉन को हम उसकी तत्व की क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। मुझे मालूम है ये बिल्कुल आपको कुछ बच्चों को सर के ऊपर से गया है, कुछ बच्चों को समझ में आ गया और कुछ को नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, अगले चैप्टर में बहुत डीप से समझाऊंगा, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं पढ़े हैं आपने, इसलिए वो समझ में नहीं आया। अभी केवल याद क्या रखना है, अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन देने या लेने की आवश्यकता पड़ती है उसे ही हम तत्व की संयोजकता बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर इस टेबल में कुछ आयंस दिए हुए हैं, है ना। आयन का नाम दिया हुआ सोडियम, इसका साइन क्या होता है, Na+। इस पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस टेबल में। थोड़ा सा ये टेबल भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चीज जो है वो बड़ी क्लास में काम आएगी आपकी, और अभी नाम बनाने में भी काम आएंगे। तो यहाँ पर देखो सोडियम आयन, सोडियम आयन में क्या होता है, धन आयन होता है। फिर उसके बाद पोटेशियम आयन, इसमें धन आयन होता है। इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ मैं, ताकि आप उसको याद कर लो। सोडियम पोटेशियम तो इंपॉर्टेंट है ही, इसको आपको याद रखना है। मैग्नीशियम आएगा आपको 10th क्लास में, कैल्शियम आएगा, जिंक आएगा, जिंक की जरूरत पड़ेगी, कॉपर और आयरन की जरूरत पड़ेगी, इन सब की धातुओं की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आपको जो है वो हाइड्राइड नहीं, ऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, सल्फाइड की जरूरत पड़ेगी, है ना। क्लोराइड की 9th में तो अभी अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो इसी टेबल का यूज करके सीख लेंगे। फिर उसके बाद आपको हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी, है ना, कार्बोनेट की, कार्बोनेट सॉरी ये भी है कार्बोनेट एक, है ना। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये पूरा है हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, केवल कार्बोनेट नहीं है। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट था, ये कार्बोनेट, दोनों की जरूरत पड़ेगी आपको। नाइट्रेट की भी जरूरत पड़ेगी और सल्फेट की जरूरत पड़ेगी। सल्फाइड की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सल्फेट की जरूरत पड़ती है। तो इन सारी ज्यादा इनकी सबकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बाकी की भी पड़ती है लेकिन इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती जितनी मैंने हाईलाइट करी है, उनकी जरूरत पड़ती है ना। तो ये आपको कभी भी देख सकते हो आप, वीडियो में रहेगा, ये चीज नोट करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है हमको। मानव की 2 भुजाएं हैं। अब संयोजकता को कैसे, ये संयोजकता को डिफाइन कर रही है बुक, थोड़ा सा ध्यान देना, है ना। कुछ तत्व एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं, संयोजकता को कोष्टक में रोमन संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो ये देख रहे हो ना आप, आयरन के वगैरह में ये लिखे हुए हैं, ये बता रहा है कि ये जो आयरन है ना, ये इसकी संयोजकता पक्की नहीं है कि हमेशा ही 2 होती है। इसकी आयरन की संयोजकता चेंज हो जाती है, इसलिए इसको परिवर्ती संयोजकता के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही कॉपर की भी, जब भी यहाँ पर ये रोमन में 2 या 3 लिखे रहते हैं ना, इसका मतलब ये हो जाता है कि परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, मतलब इनकी संयोजकता चेंज हो जाती है, डिपेंड करता है ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इसके कारण से इनको रोमन में लिखना पड़ता है। और ये आपको बड़ी क्लास में थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, है ना, क्योंकि अभी मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में भी नहीं आएगा और आपके टॉपिक से भी बाहर जाएगा। खैर, इसको अभी स्किप करो थोड़ा सा, जब आएगा जब देखेंगे आप, समझाएंगे आप, है ना। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी संयोजकता चेंज होती जाती है समय के साथ, उनको परिवर्तित संयोजकता वाले तत्व बोलते हैं। जैसे आयरन की देखो, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 हो गई है, दोनों ही पॉसिबल है। अब इसको संयोजकता को समझा कैसे रहे। मानव की 2 भुजाएं, ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं। मानव के 2 हाथ होते हैं, ऑक्टोपस के 8 होते हैं। ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। यदि ऑक्टोपस को कुछ मानव को इस प्रकार पकड़ना है कि उसकी 8 भुजाएं मानव की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाए, तो आपके विचार में ऑक्टोपस कुल कितने मानव को पकड़ सकता है। मतलब ऑक्टोपस के पास 8 हाथ है और वो एक हाथ से एक हाथ को ही पकड़ सकता है, तो बताओ वो टोटल कितने मानव को पकड़ सकता है। जाहिर सी बात है, 2 हाथ से 2 हाथ पकड़ेगा ना, 8 हाथ से कितने पकड़ पाएगा, 4 मानव को पकड़ पाएगा, बिल्कुल। अब ऑक्टोपस को ओ तथा मानव को एच से निरूपित करिए। ऑक्टोपस को ओ और मानव को एच से निरूपित कर लीजिए। क्या आप इस संयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं। क्या आप OH4 को सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे, बिल्कुल OH4 को 4 के रूप में ही प्राप्त करेंगे। मतलब ऑक्सीजन जो ऑक्टोपस है उसके पास कितने हैं, वो जो है उसका वो एक ही है, जबकि मानव कितने पकड़ पा रहा है, वो 4 मानव को पकड़ पा रहा है। 4 मानव किसके बराबर है, एक ऑक्टोपस के बराबर है हाथ पकड़ने के मामले में, इसलिए उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, OH4। बेसिकली ये सिंपल सी बात बोली उन्होंने। पदांक 4 ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानवों की संख्या को दर्शाता है। यहाँ पर 4 जो लिखा हुआ है ना, वो ये दिखा रहा है कि ऑक्टोपस ने कितने लोगों को पकड़ा है ना। अब इसको तत्वों के द्वारा भी समझाएंगे। सारणी 3.6 में ऊपर जो देखिए आपने, सरल बहुपरमाणु आयनों की संयोजकताएं दी हुई है। संयोजकताओं के बारे में हम और अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। मैंने बताया ना आपको, अगले चैप्टर में इसको और अच्छे से समझा पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जानकारी नहीं है। हालांकि मैंने थोड़ा सा रिव्यू दे दिया है अभी आपको समझाकर। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। कौन कौन से नियम है जो कि हमको सूत्र लिखते समय फॉलो करना चाहिए। आयनों की संयोजकता एवं आवेश संतुलित होना चाहिए। संयोजकताएं और अथवा आवेश, अगर उसमें एक धनायन है तो एक ऋणायन भी होना चाहिए। आवेश जो है वो संतुलित रहना चाहिए।
जब एक यौगिक किसी धातु अथवा अधातु के साथ संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। याद रहे, किसी भी यौगिक में अगर एक धातु आता है और एक अधातु आती है तो धातु को पहले लिखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम धातु है और ऑक्सीजन अधातु है। अब आप बोलोगे भैया कैसे पहचानेंगे कैल्शियम धातु और ऑक्सीजन अधातु है? तो इसको टेबल से जांच कर सकते हो। मैं आपको अभी एक पीरियोडिक टेबल की पीडीएफ फाइल भेजूंगा, उसमें जो है वो रटी हुई है। और मैंने आपको पहले ही बोला है अपनी साइंस की बुक में एक टेबल खरीद लीजिए, 2 रुपए का 5 रुपए का पेज आएगा, वो आपको नॉर्मली मिल जाएगा वो, या फिर मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा उसकी प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा ब्लैक एंड व्हाइट में और उसको बुक में रखिएगा और उसको कोशिश करिएगा बार बार देखें। अगर आप मैथ साइंस लेने वाले हैं तो उसको देखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से काम आएगी। उसमें धातु धातु में पढ़ना सिखा दूंगा आपको कि कैसे धातु धातु रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम धातु लिखते हैं, फिर ऑक्सीजन जो है वो अधातु है तो अधातु को बाद में लिखते हैं। तो ऐसे सभी जगह फॉलो करना पड़ता है हमको। तथा उनकी दाईं ओर लिखते हैं, जबकि कैल्शियम सोडियम आयरन कॉपर धातु है उन्हें बाईं ओर लिखा है। तो वही बात बोला, धातुओं को पहले लिखना है फिर अधातुओं को लिखना है। बहुपरमाणु आयन निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या को दर्शाने के लिए आयन को कोष्टक में लिखकर आयनों की संख्या को कोष्टक के बाहर लिख देते हैं। जब भी बहुपरमाणु आयन आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन आया हुआ है, तो OH का होल ट्वाइस, इसको पढ़ते कैसे वो जरूरी है आपको। यहाँ पर जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, तो मैग्नीशियम तो धातु हो गई, ये OH जो है वो हाइड्रोक्साइड हो जाता है, तो OH हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे कैसे, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। ट्वाइस मतलब OH कितनी बार है, 2 बार है ना, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यदि बहुपरमाणु आयन की संख्या 1 हो तो कोष्टक की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए NaOH, यहाँ पर Na के साथ जो है वो बहुपरमाणु का आयन OH, ये जुड़ा हुआ OH, उसमें संयोजकता 1 होती है, इसलिए इसके आगे कोष्टक के बाहर 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कल, आज तो हमने बहुत सारी चीजें सीख ली, कल हम सीखेंगे यौगिकों के सूत्र कैसे बनाते हैं। इन फॉर्मूलों का ही ध्यान में रखते हुए इन फॉर्मूलों को एक बार फिर से देखेंगे। आज जल्दी जल्दी में देखा है, कल थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, है ना। तो आज का होमवर्क आपको मिल चुका है। आज आपने बहुत सारे टॉपिक क्लियर करे हैं। बहुत दिनों बाद क्वालिटी क्लास लग रही है लगातार, तो आप लोग छुट्टी ना करें, लगातार जुड़े रहें, है ना। आज के लिए इतने ही रखते हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।